अस्सलामुअलैकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल शुरू करते हैं। इश्क आतिश। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आएगा। और साथ साथ आपको ये भी बता दी चलूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी नॉवेल की, उनकी टाइमिंग चेंज कर दी थी, रात की टाइमिंग की थी, तो उसकी वजह से मेरे नॉवेल की रीच कम हो गई है। तो मैं वापस अपने टाइमिंग पे दोपहर के टाइम यानी कि 4 बजे के करीब मैं आपको वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी। और नया नया मेरे दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते और नॉवेल को शुरू करते हैं। कौन कहता है जिंदगी समझी और समझाई नहीं जा सकती, जबकि मुर्दा जिस्मों से भरे कब्रिस्तान कुदरत की यूनिवर्सिटीज हैं और 2 गज जमीन तले दबा हर शख्स जिंदगी का प्रोफेसर। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पर जी नहीं पाते? कि हमने तो बस वक्त को जीना सीखा है, जिंदगी को तो हमने कभी जिया ही नहीं। और जब यही वक्त हमारे पास खत्म हो जाता है तो सोचते हैं कि हम जो उम्र भर वक्त के किताबचे में नफा नुकसान दर्ज करते रहे, तो वो कौन सा पैमाना था जो इस नाप तोल के काम आया? और क्या ऐसा कोई फार्मूला भी है जो बता सके नफे के फायदे के सिवा कुछ भी नहीं, और नुकसान तो बस नुकसान ही दे सकता है? जबकि सच तो ये है कि जिंदगी नफा देती ही कब है, ये तो सौदा ही घाटे का है। हम तो अदम में बहुत आराम से थे, फिर जिंदगी के हाथों वजूद में बदलकर इस मुतजाद दुनिया में आए, यानी आजमाइश में डाले गए। और आजमाइश में ना तो मुनाफा की उम्मीद होती है और ना नुकसान की, मगर हैरत है फिर भी हम खसारे की फहरिस्त मुरतब करते रहे। जिंदगी को तो जैसे गुजरना था वैसे ही गुजर जाती, कम अज कम वक्त रुखसत ये खलिश तो ना होती कि हमने जो नुकसान का खाता बंद कर दिया होता, तो शायद जिंदगी कुछ सहल हो जाती। मगर हम समझते ही नहीं और वक्त है कि खत्म होता जाता है, कभी दूसरे का तो कभी हमारा। सदियों से यही खेल खेला जा रहा है। हम आते हैं सीधे रास्तों को खुद अपने लिए पेचीदा बनाते हैं और ये कहते गुजर जाते हैं अब जो देखें तो कोई ऐसी बड़ी बात न थी। ये शब रोज माहो साल का पुरपेच सफर कदरे आसान भी हो सकता था। हम जरा ध्यान से चलते तो वो घर जिसके दरो बाँ पे वीरानी है, जिसके हर ताक पे रखी हुई हैरानी है, जिसकी हर सुबह में शामों की परेशानी है, इसमें हम चैन से आबाद भी हो सकते थे। अब जो देखें तो बहुत साफ नजर आते हैं, सारे मंजर भी पस मंजर भी। लेकिन इस देर ख्याली का सिला क्या होगा? वो जो होना था हुआ, हो भी चुका। लाइनें कटती रहीं, लफ्ज बदलने के सबब, हासिल उम्र यही चंद अधूरे खाके। कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाई। वो हाथ में बुके पकड़े अजनबी चेहरों के दरमियान किसी शनासा चेहरे को ढूंढ रही थी कि किसी ने इसका नाम पुकारा। तानिया। वो मुड़ी और आवाज की सिमत देखकर जोश से हाथ हिलाया। फायजा। दोनों ने एक दूसरे की सिमत कदम बढ़ाए और करीब आने पर गले लग गईं। भाई की एंगेजमेंट मुबारक हो, तानिया ने अलग होते हुए कहा। थैंक्स। फायजा ने मुस्कुराकर मुबारकबाद कबूल की। चलो तुम्हें अपने होने वाली भाभी से मिलवाऊं। फिर तानिया का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ गई। तानिया ने फायजा के भाई को विश करके इसके साथ बैठी सजी संवरी और कुछ शर्माई सी लड़की को बुके पेश किया और फिर चंद जुमलों के तबादले के बाद फायजा के साथ ही स्टेज से उतर गई। तुम्हारी मम्मी नजर नहीं आ रही? अभी तो यही थी, फायजा ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। फिर तानिया को लिए आगे बढ़ गई। सुनो, तानिया ने इसे मुखातिब किया जो चलते चलते रुककर मेहमानों से हाल अहवाल भी दरियाफ्त करती जा रही थी। फायजा ने इसकी तरफ देखकर कहा। वो नहीं आया? कौन? किसकी बात कर रही हो? वो मुस्कुराहट दबाकर अनजान बनते हुए बोली। तुम्हारे कजन की, तानिया ने संजीदगी से कहा। फायजा मुस्तकिल शरारत के मूड में थी। मेरे तो सभी कजन्स यहाँ हैं। फायजा की लापरवाही उरूज पर थी। मैं शायान का पूछ रही हूँ, इलाके तानिया ने चिढ़कर कहा। अच्छा तो यूं कहो ना। इसके बनकर बोलने पर तानिया ने इसे हाथ छड़ दिया। मार क्यों रही हो? बस आता ही होगा, वैसे भी इसकी पुलिस ट्रेनिंग ही खत्म हुई है, अभी पोस्टिंग के ऑर्डर्स नहीं आए। और ऐसे फारिग बंदे के लिए दावत उड़ाने से अच्छी क्या मसरूफियत हो सकती है? बात खत्म करते ही वो पीछे हटी, कहीं तानिया शायान की हमायत में इसे एक थप्पड़ और न जड़ दे। तानिया ने इससे घूरा मगर कसदन नजरअंदाज करते हुए पूछा। एक बात तो बताओ। पूछो। सूरत हाल काबू में देखकर फायजा इसके बराबर आ खड़ी हुई। शायान किस रिश्ते से तुम्हारा कजन है? असल में मेरी मम्मी शायान की मदर की कजन है।
अच्छा। सर हिलाते हुए तानिया ने सामने देखा तो इसकी नजर डिनर सूट में मलबूस शयान के दराज कामत वजूद पर पड़ी। इसने फायजा को पकड़कर झंझोड़ दिया। शयान आ गया। शुक्र है, नहीं तो तुम मुझे मार डालती। पको मत, तानिया ने शयान को देखते हुए इसे डांटा जो सीधा ही इनकी तरफ आ रहा था। क्या हो रहा है? वो पास आकर बोला। तुम्हारे आने की खुशी में तानिया मेरा गला दबाने वाली थी, फाइजा बेचारगी से बोली। शायान ने पहले इसकी शक्ल देखी फिर तानिया की, जिसके दोनों हाथ पीछे से फाइजा के शानों पर थे। तानिया ने बुदक कर अपने हाथ हटाए और जोर से इसे धक्का देकर बोली, दफा हो जाओ। हाँ, हो रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे कबाबों की हड्डी बनने में अपना ही नुकसान है। और हाँ, जाते जाते वो बोली, यहाँ से हिलना मत, मैं मम्मी को लेकर आती हूँ। वो चली गई तो शायान ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा, क्या तुम वाकई इसको मार रही थी? बेकार की बातें मत करो, तानिया बुरा मनाकर बोली। तुम्हें नहीं पता इसे एक्टिंग करने का कितना शौक है। तानिया कुछ पल की खामोशी के बाद शयान ने इसे पुकारा तो वो सर उठाकर इसे देखने लगी। एक बात कहूँ? कहो। शोल्डर कट बालों को चेहरे से हटाकर वो संजीदगी से इसकी तरफ होकर बोली तो वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला, पहली बार तुम्हें यूं सजे संवरे रूप में देख रहा हूँ, अच्छी लग रही हो। वो पिघल हो गई। वाकई वो हमेशा बहुत सादे से होलिये में रहा करती थी, अपनी तरफ से खासी लापरवाह, लेकिन आज खिलाफ मामूल हल्की एम्ब्रॉयडरी के शिफॉन की शलवार कमीज में दुपट्टा कंधों पर डाले हल्के मेकअप के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने काफी मुख्तलिफ लग रही थी। और तो और आज बाल भी बैंड की कैद से आजाद शानों पर लहरा रहे थे। शायान के इस कदर डायरेक्ट जुमले पर हालांकि वो बस एक पल को ही गड़बड़ाई थी, फिर भी महजूज सी हंसी हंस कर तानी ने खफगी से इसकी सिम देखा। क्या यही कहना था? वो फौरन बोली, नहीं, कहना तो कुछ और है, पर सोचा तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दूं। सुना है लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है, फिर इनसे जो भी कहा जाए वो फौरन मान जाती हैं। तुम क्या मनवाना चाहते हो? शयान की बात से कयास लगाकर इसने आईब्रो उचकाकर पूछा। कुछ भी कहने से पहले वो कुछ पल चुप रहा, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हो, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। तानिया, मैं नहीं जानता मैंने कब इस तरह से सोचना शुरू किया, मगर ये बात मेरे दिल में बहुत अरसे से थी, बस कभी कहा नहीं। सोचा मुनासिब वक्त आने पर तुमसे कहूंगा। कुछ लम्हे खामोशी से सरक गए। वक्त पता नहीं मुनासिब है या नहीं, मगर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अपनी बात के आखिर में इसने तानिया की तरफ देखा, जो एक टिक इसे ही देख रही थी। शायान का गंभीर लहजा, सहरज़दा अल्फाज और आंखों का बालहानापन, तानिया को लगा शायान आज वो सब कह देगा जिसे सुनने की ख्वाहिश 3 साल से इसके दिल में थी। तानिया, मैं तुमसे, एक्सक्यूज मी प्लीज। फायजा की तेज आवाज से तिलिस्म टूट गया और वो दोनों चौंक कर इसकी तरफ मुड़े, जो कदरे भारी जसामत वाली मगर ग्रेसफुल मर्द का हाथ पकड़े इनकी तरफ आती दूर से ही चिल्लाई थी, मम्मी तो बिजी हैं, मगर देखो मैं पापा को ले आई हूँ। वो बोलते हुए इनके पास आकर रुकी, फिर तारुफ कराने लगी। तानिया, इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं। फिर तानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, और पापा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड तानिया फारूकी, मोस्ट एलिजिबल बिजनेसमैन नूरुल हुदा फारूकी की बेटी। हम दोनों एमबीए क्लासेस में साथ साथ थे। फायजा की बात पर वो बुरी तरह चौंके। तुम नूरुल हुदा की बेटी हो? जी। नूरुल हुदा फारूकी एक मशहूर शख्सियत थे और अक्सर तानिया के बताने पर इनके हवाले पर लोग चौंक कर ये सवाल करते थे, इसलिए तानिया ने कुछ खास नोटिस ना लिया। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता? अब वो संभल कर बोल रहे थे। ही इज द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री। और लास्ट दी वीक में बिजनेस मैगजीन में जो उनका इंटरव्यू छपा था, कमाल का था। वो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एनीवे, एमबीए तो कंप्लीट हो गया, अब क्या कर रही हो? अपने पापा की तारीफ पर इसे फितरी तौर पर खुशी हो रही थी। इनकी बात के जवाब में वो मुस्कुराकर बोली, पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। गुड, वो खुशदिली से बोले। ओके बेटा, मुझे कुछ और मेहमानों को भी वक्त देना है, तुम लोग एंजॉय करो। वो नाकाबिले फहम अंदाज में मुस्कुराते हुए चले गए तो तानिया को एकदम से शायान का ख्याल आया। वो पलटी मगर वहां कोई नहीं था। इसने तेजी से नजरें दौड़ाई मगर शायान कहीं नजर नहीं आया। क्या बात है? फायजा ने इसे कुछ ढूंढते पाकर पूछा। शायान अभी तो यही था, कहाँ चला गया? अरे हाँ, ये अचानक कहाँ गायब हो गया?
तानिया उसकी बात को अनसुनी करते शायान की तलाश में गेट तक आई तो इसने शायान को हॉल से बाहर जाते देखा। शायान, बात सुनो, वो बेसाख्ता पुकारी मगर शायान ने जैसे सुना ही ना हो और बाहर निकलता चला गया। तानिया इसके पीछे लपकी मगर जब वो बाहर आई शायान अपनी बाइक पर बैठकर जा चुका था। इस ख्याल ने तानिया को आज़ारदा कर दिया कि वो कुछ कहे बगैर ही चला गया था। वो कितनी ही देर अंधेरे में बेहसो हरकत खड़ी रही। वो कब से शायान के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी मगर दूसरी तरफ फोन बंद था। आ जाओ, दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर इसने बुलंद आवाज में बेजारी से कहा और फिर से मोबाइल पर। नूरुल हुदा, खाना ठंडा हो रहा है। इनके तंबीही अंदाज पर टोकने पर नूरुल हुदा ने बड़ी फर्माबरदारी से सामने रखी प्लेट में सालन डाला और चपातियों के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारे साहबजादे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहां। मरियम ने सामने रखे टीवी की तरफ इशारा किया जिस पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। नूरुल हुदा और तानिया ने एक साथ टीवी की तरफ देखा और तानिया हैरत से बोली, टीवी में? टीवी में नहीं, स्टेडियम में दोस्तों के साथ मैच देखने गए हैं। जवाब देकर वो तानिया की प्लेट में सालन निकालने लगी जिसकी प्लेट अब तक खाली थी। दादा जान भी साथ गए हैं? तानिया ने पूछा। वो अपने कमरे में है, आज फिर डिप्रेशन का दौरा पड़ा है। सुबह से दरवाजा बंद करके बैठे हैं, कितनी बार इनका दरवाजा बजा चुकी हूँ मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। दादा जान के इस तर्ज अमल के सभी आदी थे और अब तो कोई कन्विंस भी नहीं करना था। मरियम ने बिना किसी तशवीश के इतला दी और अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगे। नूरुल हुदा भी किसी तासुर के बगैर खाना खा रहे थे लेकिन तानिया ने सामने रखे खाने को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर अगले कई दिनों तक इन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। पापा, आपको पता है दादा जान ऐसा क्यों करते हैं? अफसुर्दगी से खुद कलामी करते हुए आखिर वो नूरुल हुदा से पूछने लगी। खाना खाते हुए एक पल को नूरुल हुदा का हाथ रुका, फिर वो तलखी से बोले, होंगे उम्र रफ्ता के कुछ जख्म जो बेकल करते होंगे। इस उम्र में यूं भी आदमी के पास पछताने के लिए बहुत कुछ होता है। तानिया को इनका अंदाज और इनकी बात दोनों ही नागवार गुजरे। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं दादा जान को लेकर आती हूँ, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। फिर किसी के तरफ देखे बगैर वहां से चली गई। लाउंज में दाएं और बाएं दोनों जानिब सीढ़ियां थी। दाएं तरफ की सीढ़ियां ऊपर मंजिल के कॉरिडोर से जुड़ी थी जबकि बाएं जानिब की सीढ़ियां बेसमेंट में जाती थी जहां स्टडी से मुल्हिक कुशादा लाइब्रेरी थी। बेसमेंट की इन्हें सीढ़ियों की जानिब अजहर फारूकी का कमरा था। तानिया की कई बार की दस्तकों के बाद भी अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजा खोलिए दादा जान, मगर अंदर हनूज खामोशी का राज था। मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बगैर नहीं जाऊंगी, जवाब नदारो। ठीक है, आपको दरवाजा नहीं खोलना तो ना खोले, मैं भी यही दरवाजे के पास ही बैठी रहूंगी। और फिर वो सचमुच दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। तानिया ने सर उठाकर देखा तो अजहर फारूकी जरा सा दरवाजा खोलकर चेहरा बाहर निकाले इसे देख रहे थे। अंदर आ जाओ, इतना कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस मुड़ गए। तानिया उठी और अंदर कमरे में चली गई। बैठो, उन्होंने तानिया से बैठने को कहा तो तानिया को महसूस हुआ जैसे उनकी आवाज रुंधी हुई है। इनके चेहरे पर भी आंसुओं के निशान थे, आंखें झुका रखी थी, फिर भी तानिया को अंदाजा था कि वो सुर्ख हो रही होंगी। हर बार की कहते तन्हाई के बाद इनकी हालत ऐसी दगरगू हुआ करती थी, फिर भी तानिया को अजीब लगा। वो रिटायर्ड कर्नल थे और उनके बारोब शख्सियत से जा पसंदी टपकती थी। 70 बरस की उम्र में भी इनकी सेहत काबिल रश्क थी। कुछ सालों से ब्लड प्रेशर के मसले के सिवा इनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अलबत्ता उम्र की ज्यादती की वजह से इनके शाने कदरे झुक गए थे मगर इनके रौब, दबदबे और शख्सियत से यकसर मुख्तलिफ। तानिया ने हमेशा इन्हें नर्म मिजाज ही पाया था। इनकी कड़कड़ाती भारी आवाज तानिया ने हमेशा सरगोशियों जैसी धीमी ही सुनी थी। वो मलाल की एक मुस्तकिल कैफियत इनके सुर्ख और सफेद चेहरे के मकीन थी। फिर भी तानिया को वो चट्टान की तरह मजबूत लगा करते थे मगर इस वक्त तो वो बेहद कमजोर और शिकस्ता दिखाई दे रहे थे। तानिया दिल ही दिल में उलझती बेड के कोने पर टिक गई। वो आहिस्ता खुरामी से चलते आतिशदान के पास कुर्सी के साथ रखी तपाई तक आए। इस पर खुली पड़ी रेड कोर कहीं डायरी उठाई और इसी तरह चलते स्टडी टेबल तक आ गए। डायरी को दराज में रख कर दराज को लॉक किया
और चाबी हाथ में ले ली। फिर तानिया को मुखातिब किए बगैर कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और कमरे में बने अटैच बाथरूम में चले गए। तानिया ने गैर दिलचस्पी से यहाँ वहाँ सर घुमाया, फिर थोड़ी के नीचे हाथ रखकर आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर को देखने लगी। कुछ ही देर बाद अजहर फारूकी बाथरूम का दरवाजा खोलकर कमरे में आ गए। आओ चलें, उन्होंने कहा। तानिया ने फौरन उठ खड़ी हुई। साथ साथ दोनों को डाइनिंग रूम के दरवाजे से आता देखकर नूरुल हुदा का मुंह की तरफ तरजाता हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने निवाला प्लेट में रखा और अजीब सी नजरों से अजहर फारूकी को देखने लगे। कुर्सी खींच कर इन्हें बिठाते हुए तानिया ने अपने पापा को देखा तो ठटक गई। दूसरी तरफ नूरुल हुदा ने इसकी निगाहों को महसूस करके आंखें झुकाते हुए प्लेट से निवाला उठाकर मुंह में रखा, मगर इसे निगलने के लिए इन्हें पानी का सहारा लेना पड़ा। तानिया कसदन इन्हें नजरअंदाज करके खुद भी बैठ गई। अजहर फारूकी की प्लेट में खाना निकालते हुए इठलाते हुए मरियम से कहा, देखा मामा, मैंने कहा तो था। दादा जान फौरन आ गए। दादा जान कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकते, पर जिसकी माननी चाहिए थी इसकी उन्होंने कभी नहीं मानी। नूरुल हुदा के लहजे की तुर्शी को दोनों माँ बेटी ने महसूस किया, मगर इस घर की गैर एलानिया कवानीन में एक कानून ये भी था कि इन बाप बेटे के मामले में कोई कभी नहीं बोलेगा। सो वो दोनों तो खामोश रहीं, मगर दादा जान के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास छलक पड़ा था। तानिया ने फौरन इनके हाथ पर हाथ रखा और गिलास इनके होठों से लगा दिया। पानी का घूंट भरते हुए अजहर फारूकी की आंखें डुबडुबा गई थी। खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए आई तो मोबाइल देखकर इसे शयान का ख्याल आया। बेड पर नींद दराज होते हुए इसने शयान को फोन किया, मगर इसका सेल फोन हस्बे साबिक बंद था। बस बहुत हो गया, अब वो दोबारा ट्राई नहीं करूंगी। इसने मोबाइल तकिए पर पटका और थक से लेट गई। पर सुबह सब कुछ भुलाए वो फिर से शायान का नंबर ट्राई करती रही। फायजा प्लीज, मैं परेशान हो गई हूँ। पहले तो इसने फोन बंद कर रखा था और अब कॉल तो जाती है मगर फोन नहीं उठा रहा। एक तो तानिया, तुम ना जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती हो। ये जरा सी बात है? वो भड़क गई। पिछले 2 हफ्तों से मैं पागलों की तरह इससे कॉल मिला रही हूँ और वो जनाब फोन ही नहीं उठा रहे। भाई हो सकता है वो बिजी हो। फायजा ने इसे ठंडा करना चाहा, पर वो और भी बिदक गई। बैठे बिठाए एएसपी साहब ने ऐसी क्या मसरूफियत इजाद कर ली है जो फोन नहीं उठा सकते? अब के फायजा बिजी होकर बोली, ओफो, तुम्हारी सुई तो एक ही जगह पर अटक गई है। अब फोन रखो, मेरा बॉस सारा काम छोड़कर मुझे अपनी उल्लू जैसी आंखों से घूर रहा है। नौकरी से निकलवाओगी? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं भी ऑफिस में ही बैठी हूँ। वो ऑफिस तुम्हारे पापा का है, जबकि मेरा बॉस मेरा चाचा बनने को भी तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, तो मुझे शयान के घर का नंबर दो, फिर मैं फोन कर रखती हूँ। घर का नंबर क्यों? तानिया ने बेख्तियार दांत पीस कर कहा। वैसे जल्दी जल्दी की लट लगा रखी है, मगर क्यों, किस लिए भी पूछना जरूरी है। फिर कुछ नॉर्मल लहजे में कहा, देखो मोबाइल पर तो वो कॉल रिसीव कर नहीं रहा, घर का फोन तो उठाएगा। हाँ, मगर मेरे पास इसके घर का नंबर नहीं है। व्हाट? वो धाड़ी, शायद तुम्हारा कजन है, तुम्हारे पास इसके घर का नंबर नहीं है? मगर वो पुराना वाला है, नया मुझे याद नहीं, मम्मी की डायरी में लिखा होगा। ठीक है, घर पहुंचते ही मुझे फोन करना। करूंगी, और अब फोन रख दो, बाय। कहने के साथ ही इसने लाइन काट दी तो तानिया ने भी फोन रखकर वैक्सीनेशन स्टेटमेंट पर नजर डाली, जिसे वो फोन करने से पहले चेक कर रही थी। तभी किसी ने इसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। इसने सर उठाए बगैर कहा। कोई दरवाजा खोलकर ऑफिस में आया और अपने पीछे दरवाजा बंद करके वो तानिया के मुतवज्जो होने का इंतजार करने लगा। तानिया ने किसी की आमद को तो महसूस किया, फिर जब कोई आवाज नहीं आई तो इसने दरवाजे की तरफ देखा। 17-18 साल की साफ रंगत वाला लंबा मगर दुबला लड़का, ग्रे रंग की पैंट पर इसी रंग की शर्ट पहने, बाजू सीने पर लपेटे, जेर लब मुस्कुराहट के साथ इसे ही देख रहा था। तानिया की को अपनी तरफ मुतवज्जा होते देख वो लंबे लंबे डग भरता इसकी तरफ आ गया। फिर एक हाथ टेबल पर रख कर झुकते हुए बोला, आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। इसकी बात सुनकर तानिया ने दिलचस्पी से मुस्कुराई और एक हाथ ओढ़ी के नीचे रख कर वो टेबल पर आगे हुई। इसी के अंदाज में बोली, और अगर मैं ना जाऊं तो मैं आपको जबरदस्ती कंधों पर उठाकर ले जाऊंगा। वाकई? तानिया मरूब हुए बगैर इत्मीनान से बोली, आजमा ले। इधर इसके इत्मीनान में भी कोई फर्क नहीं आया था। तो ठीक है। तानिया ने अपनी सीट पर पीछे होते हुए मुस्कुराहट दबाई। उठाकर ले जाओ।
अब इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो आंखें सुखेड़े तानिया को घूरता रहा, फिर सर झटक कर दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से बोला, नंबर 2। अभी इसकी आवाज की बात गज बाकी थी कि दरवाजा खुला और इसकी उम्र और इसी जैसे होलिये वाला कदरे सांवली रंगत का इसका हमशक्ल कारपेट पर लुढ़क गया। फर्श पर पड़े लड़के ने अपने गूगल्स कारपेट से उठाए और घुटनों पर से पैंट झाड़कर उठ खड़ा हुआ। उमेर के बच्चे, तुम्हें कितनी दफा मना किया है मुझे नंबर 2 ना कहा करो। उमेर आंखें फाड़े किसी बुत की तरह एक ही सिमत देखे जा रहा था। अभी ये स्टेचू बने क्यों खड़े हो? इसने टोका, फिर खुद भी मुड़कर देखा तो फौरन ही इसे अपने फर्श नशीन होने की वजह समझ आ गई। मारे गए, एकदम इसके मुंह से निकला। उमर ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ मारा। भाग उजेर। वो दोनों भाग कर तानिया की चेयर के पीछे जा छुपे, जो दोनों हाथ मुंह पर रखे हंसे रोकने की कोशिश में लोटपोट हो रही थी। बाहर निकलो तुम दोनों। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर खड़े नूरुल हुदा गुस्से से बोले तो वो दोनों लटके हुए चेहरों के साथ सामने आ गए। इन दोनों को पार्किंग में देखकर ही मैं समझ गया था कि सीधे तुम्हारे पास ही आएंगे। उमेर तो अंदर था, पर तुम्हें पता है उजेर क्या कर रहा था? ये साहबजादे घुटनों के बल बैठे की हॉल से तुम्हारे कमरे में झांक रहे थे। देखो जरा इन दोनों की हरकतें। हर चंद के तानिया को मालूम था इनका गुस्सा मसनूई है, पर अपने भाइयों की उतरे चेहरे देखकर कहा, जाने देना पापा, बच्चे हैं। मगर बेटों की रद्दी होती हालत इन्हें इतना महसूस कर रही थी कि वो मजीद खिंचाई करने के अंदाज में बोले, पहले पूछो इनसे ये दोनों यहाँ क्या कारनामा करने आए थे? उजैर जल्दी से बोला, हम कारनामा करने नहीं आए पापा, हम तो आप ही से मिलने आए थे। सुबह नाश्ते पर इनसे मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए दिल बेचैन सा था। फिर कॉलेज से वापस आकर हमने सोचा आप ही से ऑफिस जाकर मिल लेते हैं। बोलना उमेर। आला पाई की बकवास एक्टिंग करते हुए इसने उमेर से मदद मांगी, जो फौरन ही मिल गई। बिल्कुल पापा, ये 2 नंबर ठीक कह रहा है। तुमने फिर मुझे 2 नंबर कहा? उजेर सब छोड़ इसके पीछे पड़ गया। तुम मुझसे पूरे 15 मिनट छोटे हो तो हुए ना 2 नंबर। हाँ, उज़ैर की हाँ इस कदर मुदबराना थी जैसे ये आज ही इसके इल्म में आई हो। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। नूरुल हुदा ने टोकते हुए तानिया की तरफ मुड़े। ये दोनों अगर 5 मिनट और ऑफिस में रहे तो बहुत चाल आ जाएगा और तुम्हें लिए बगैर ये टिकेंगे नहीं। इसलिए तुम इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हारा काम तारिक देख लेगा। ओके। तानिया सर हिलाकर बोली तो उमेर जल्दी से आगे हुआ। हम सिर्फ आप ही को लेने नहीं आए, आप भी हमारे साथ चलें। वो पलटने लगे थे, रुककर पूछा, खैरियत? दादा जान का बर्थडे है और आप हमेशा भूल जाते हैं, तो हमने सोचा इस बार आपको खुद ही लेने आ जाते हैं। चले? उजेर बोलते हुए पास आकर इनके बाजू थाम कर बोला, सॉरी बेटा, मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगा। एक पल में इनके चेहरे के असलात तन गए थे। उमेर को बहुत बुरा लगा था। क्यों? मेरी फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, मैं कैसे आ सकता हूँ? उजेर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, मीटिंग कैंसिल कर दे। उन्होंने भी बच्चों की तरह उजैर को पुचकारा। समझा करो बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। तो फिर आपने आज के दिन मीटिंग रखी ही क्यों, जबकि पता है 29 नवंबर को दादा जान का बर्थडे होता है और हम सब भी मनाते हैं। इससे पहले कि नूरुल हुदा इसे बहलाने को कुछ और बोलते, तानिया ने कहा, जाने दो उजेर, पापा नहीं आएंगे, मीटिंग वाकई बहुत अहम है। नूरुल हुदा ने इसकी बात पर चौंक कर इसे देखा। वो जानते थे कि तानिया जानती है कि वो जिस फॉरेन डेलीगेशन की बात कर रहे हैं वो कल दोपहर को वापस जा चुका था और इसी बात ने इन्हें चौंकाया था। फिर उन्होंने तानिया का चेहरा देखा तो समझ गए इसने जो कुछ भी कहा इनका भरम लगने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो इन पर जता रही है। वो शर्मिंदा हो गए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। तानिया ने इशारे से उजैर और उमैर को चलने के लिए कहा और खुद वो छोटे छोटे कदम उठाती नूरुल हुदा के सामने जा रुकी। आप दादा जान का बर्थडे कभी नहीं भूलते, है ना पापा? उन्होंने बस इसे देखा और चुपचाप वहां से चले गए। हाई क्लास की बाकी खवातीन की तरह मरियम फारूकी को भी सोशल वर्क का शौक था। हाँ, मगर ये बात तो थी कि तरजीहात की लिस्ट में इनके बच्चे सबसे पहले आते थे। किसी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कभी भी बच्चों से ज्यादा अहमियत नहीं दी। इस दिन भी क्लब के मेंबर्स की ज्वाइंट मीटिंग थी, मगर वो माजरत करके उठ गई। इनके पहुंचने तक कसर फारूकी में अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो चुका था। लॉन चेयर्स के साथ रखे टेबल से गुब्बारों का एक गुच्छा बड़े एहतमाम से बंधा हुआ था और शौक रंग के हर गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा नजर आ रहा था। राहदारी में भी ऐसे गुब्बारे हर जगह बंधे थे।
वो हर तरफ का जायजा लेती, सिटिंग रूम में पहुंची जहां रखी भारी फर्नीचर ना जाने किस तरह खसका कर मनपसंद कोनों में घुसाया गया, जिसके बाद खाली पड़े कालीन पर लकड़ी की ऊंची पुश्त वाली कुर्सी एक छोटे से टेबल के साथ बिल्कुल दरमियान में रखी थी, जिसके सामने और दाएं बाएं कुशन पड़े हुए थे और बहुत से गुब्बारे इजाफी आराइश के तौर पर यहाँ भी सजाए गए थे। मरियम फारूकी ने अपना सर लपेट पीट लिया। ये क्या हो रहा है इस घर में? खदीजा, बहादुर, रशीदा, वो एक-एक करके तमाम मुलाजिमों को आवाज देने लगी। एक मुलाजिम किसी कोने से निकलकर सामने आया। जी बेगम साहिबा, ये फर्नीचर यहाँ से क्यों हटाया है और ये गुब्बारे किसने बांधे हैं? जी वो मरियम समझ गई। अच्छा, तो ये इन तीनों की हरकत है। कहाँ हैं ये तीनों? किचन में। अब वहां ये लोग क्या तूफान मचाएंगे? वो बड़बड़ाती किचन की तरफ बढ़ी। डाइनिंग रूम से बाहर तक सुनाई देते कहकहों से पता चलता था कि वो तीनों अपनी पसंद का कोई कारनामा कर चुके हैं और किचन के दरवाजे से दाखिल होते ही इनके ख्याल की तस्दीक भी हो गई। किचन इस तरह फैला हुआ था जैसे दो ताकतवर फौजों के बीच घमसान का रण पड़ा हो। फर्श पर पड़े अजीब से आमेजे से बचते हुए इनकी नजर बहादुर पर पड़ी। वो दोनों पैर उठाकर स्टूल पर रखे बैठा, दोनों हाथों से अपनी खिचड़ी बालों वाला सर पकड़कर बंद आंखों से आगे पीछे झूलता हुआ जैसे अपने अंदर उठते उबाल को दबाने की कोशिश कर रहा था। उस पर से नजर हटाकर उन्होंने किचन टेबल के गिर्द खड़े अपने सपूतों को देखा जो सामने रखी प्लेट में कोयले जैसी चीज को देखकर बुरी तरह हंस रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम तीनों ने? और ये क्या चीज है? न चाहते हुए भी वो झड़क कर बोली। साथ ही प्लेट में रखे अजूबे के बारे में सवाल किया। केक? उज़ैर ने बड़ी सादगी के साथ यकलगजी जवाब दिया, जबकि बाकी दोनों सूरत-हाल की नजाकत को देखकर खामोश रहे। ये केक है? वो हैरान हुई। किसने बनाया है? आप ही ने, वो फौरन बोला। तानिया ने खींचकर हाथ इसकी गुद्दी पर मारा। इस वार्निंग के साथ ही इसने बयान बदल दिया। नहीं, उमेर ने। मैंने कब बनाया? इसने आंखें दिखाई। तुम लोग कभी चुप भी कर जाया करो, वो डांट कर बोली। और तुम? वो तानिया की तरफ मुड़ी। हद करती हो तानिया, बड़ी हो, बजाय इसके कि भाइयों को टोको तुम भी इनके साथ मिल गई। हम तो बस दादा जान के लिए बर्थडे केक बना रहे थे, इसने कमजोर सी आवाज में सफाई दी। उमैर ने इसके जुमले को चक्कर कहा। वो अलग बात है कि ओवन से कोयला बरामद हुआ है। और वो तीनों खी खी करके हंसने लगे। वो कुछ नर्म होकर बोली, केक मैं बेक कर देती हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? तीनों हम आवाज होकर बोले। जितनी देर में मैं फ्रेश होकर आती हूँ तुम तीनों किचन साफ करोगे और बहादुर सिर्फ निगरानी करेगा। उठो बहादुर, और देखना इनमें से कोई भागने न पाए। वो जा चुकी तो बहादुर सीना चौड़ा करके स्टूल से उठ खड़ा हुआ। चले उमेर साहब, आप फर्श साफ करें और तानिया बीबी आप उजैर साहब के साथ मिलकर बर्तन धोए। इतना मारूंगी ना, याद रखोगे। तानिया ने धमकाने के अंदाज में हाथ उठाया तो बेचारा बहादुर वहीं दुबक गया। उमेर ने डस्टर उठाया और जाकर बहादुर के हाथ में दे दिया। चले बहादुर साहब, फर्श साफ करें, फिर आपको बर्तन भी धोने हैं। मरियम वापस आई तो बहादुर रगड़ रगड़ कर फर्श साफ कर रहा था। उन्होंने तीनों को घूरा जो खुद भी गड़बड़ा गए थे। क्या कहा था मैंने? हम तो साफ कर रहे थे, बहादुर खुद ही। शटा, उन्होंने तानिया को बीच में ही चुप करा दिया। फिर बहादुर को एक तरफ स्टूल पर बैठने को कहा और इन तीनों से पूरा किचन साफ करवाया। इनको मुंह बंद करके काम करता देखकर बहादुर दांत निकाल रहा था और वो तीनों इसके दांत देखकर आंखें, मगर मामा की मौजूदगी की वजह से जो कुछ नहीं कह सके। वो जब केक बेक कर चुकी तो तीनों को लेकर सिटिंग रूम में आ गए। उनकी अरेंजमेंट को छेड़े बगैर इन्हें सारा फर्नीचर इसकी जगह पर वापस रखवाया। उठवाते वक्त उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स दिए थे, अब खुद भारी फर्नीचर उठाना पड़ा तो अकल ठिकाने आ गई। हाय मामा, बाजू दुख रहे हैं। फर्नीचर सेट करके तीनों कालीन पर ढेर हुए करा रहे थे। जितना चाहे शोर मचा लो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। उन्हें भी पता था मामा पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए जल्द ही कराहना भूल कर कैरम खेलना बैठ गए और साथ में मरियम को भी मिला लिया। 9 बज गए हैं मामा, मैं दादा जान को बुलाकर लाती हूँ, केक काट लेते हैं। 9 बजते ही तानिया उठ गई। अपने पापा को तो आ जाने दो। इनके टोकने पर वो तल्ख से लहजे में बोली। 29 नवंबर के दिन पापा की वापसी 2-2:30 बजे से पहले नहीं होती, मगर पापा जान तो हर बार इनका पूछते हैं। वो रसान से कहकर चुप हो गई। ठीक है, केक नहीं काटेंगे पर खाना तो खा सकते हैं, इसने बिल आखिर इनकी बात मानकर कहा और अजहर फारूकी को बुलाने चली गई।
दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद कोई और आवाज नहीं उभरी तो तान्या ने दरवाजे की नोक पर हाथ रखकर जरा सा घुमाया और दरवाजा बे आवाज खुलता चला गया। कमरे की हल्की जर्द रोशनी, तान्या ने अंदर झांका तो निगाह सीधी कदीमी तर्ज के बने गैस से जलने वाले आतिशदान पर लगी तस्वीर पर पड़ी और हमेशा की तरह आज भी तान्या को वो तस्वीर सांस लेती हुई महसूस हुई। अजहर फारूकी आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर बंद आंखों के साथ नीम दराज थे। रेड डायरी बंद इनके सामने सीने पर रखी थी और एक हाथ इस डायरी पर था, दूसरा हाथ बेजान से अंदाज में इनके सुनहरी फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में धरा था। आतिशदान रोशन था और कमरे में फैली जर्द रोशनी इसी से निकल रही थी, जिसने माहौल को पुरस्कार बना दिया। तानिया ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और दबे कदमों चलती इनके सामने कारपेट पर बैठ गई। इन्हें आवाज देते हुए वो हिचकिचा रही थी कि कहीं वो सो ना रहे हों। फिर कुछ सोचकर इसने अपना हाथ इनके घुटने पर रख दिया। कर्नल अजहर फारूकी बहुत जोर से चौंके। यह अंदाज तो किसी की पहचान था। उन्होंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी मगर उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। तानिया ने उन्हें आंखें खोलता देखकर कुछ कहा था मगर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। इनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गईं। इनके कान इस आवाज को सुन रहे थे जिसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से इनके दिल में थी। तानिया के एक गैर इरादी अमल ने इन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा। आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर नीम दराज अजहर फारूकी ने इसकी गुनगुनाती आवाज भी सुनी थी और इसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया था, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए इस पल का इंतजार करते रहे जब वो इनकी सारी थकन समेट लेती। और फिर इसने बहुत आहिस्ता से इनके घुटने पर हाथ रख दिया। अजहर फारूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमान रंग के कपड़ों में मलबूस इस आसमान की परी को देखा, जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे सुनहरे माइल घने बाल रात और चांद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैप्पी बर्थडे बाबा जान। थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे। तारीख बदलने में अब बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाप को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मगर मुझे याद था, बस हादी भाई का इंतजार कर रही थी कि वो आ जाएं तो केक साथ में ही काटेंगे। बोलते हुए वो जरा सा तपाई की तरफ खसक गई और केक पर लगे कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फारूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं। तो फिर इससे आना जाने दो। माचिस जलाते इसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान, 12 तो बस बजने ही वाले हैं और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बात कहकर वो उठे और खिड़की के साथ रखे स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर इसके वर्क पलटने लगे और वो चुप सी हो गई। फिर इसने उंगलियों में दबी माचिस की तीली को जलाया और जब रक्स करते नन्हे से शोले का अक्स इसकी आंखों में चमकने लगा तो फूंक मारकर माचिस बुझाते वो उठ गई और साथ ही तुपाई से केक की प्लेट भी उठा ली। अपनी नजरअंदाज किए जाने पर इसके चेहरे से झलकती तकलीफ, जिसे वो अपने दिल में आज भी महसूस कर रहे थे, उस दिन उन्होंने देखी भी नहीं थी। वो दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। हादी भाई आ गए कहकर इसने प्लेट वापस रखी और बाहर की तरफ दौड़ गई। भागते हुए लाउंज से गुजरकर वो एंट्रेंस डोर की तरफ बढ़ी। ठीक इसी वक्त नूरुल हुदा दरवाजा खोलकर अंदर आने लगा और सामने से आती लड़की से टकरा गए और इससे पहले कि वो इन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती, खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने इसे भी संभाल लिया। अरे भाई, आराम से, गिर जाओगी। इसे खुद से अलग करते हुए वो बोले, बाय द वे, अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है तब भी दौड़कर ग्रेस जाने की क्या जरूरत है? इसे खजल से छोड़कर वो लाउंज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए तो वो पीछे से बोली, हादी भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में। वो पलटकर बोले, जी नहीं। पास आकर इनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं, तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है। वो घबरा कर बोले, हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे, फिर भी इनके लहजे में उकताहट के बजाय वही नरमी थी जो इस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भाई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान अभी तक जाग रहे हैं? वो चौंक कर बोले, इसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं
अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सर पर हाथ मारकर बोले, फिर इसकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद नहीं करा सकती थी। एक्सक्यूज मी, वो बुरा मानकर कहने लगी। आप तो हर साल भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही याद कराना पड़ता है, वरना खुद से आपको अपने बर्थडे भी याद ना रहे। ओके ओके, वो जल्दी से बोले, ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चलो। फिर इसके कंधों पर बाजू फैलाकर साथ लिए वो बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए बरखुरदार, कब से आपका इंतजार है। बाबा जान इन्हें देखते ही बोले, हैप्पी बर्थडे। नूरुल हुदा बाजू पर डला कोट बेड पर उछाल कर इनसे बगलगीर हो गए। सॉरी बाबा जान, इस बार मैं भूल गया। इनसे अलग होते इसे किनखियों से देखकर वो इसे छेड़ने के लिए बोले। उसने मुंह फुलाकर रुख फेर लिया। चलें बेटे। इन्हें सोफे पर बिठाते हुए उनकी नजर केक पर पड़ी तो पलटकर केक की प्लेट और पांचेस उठाकर सोफे पर आ बैठे। प्लेट टेबल पर रखकर उन्होंने मोमबत्ती जलाई और केक कांटे की छुरी उठाकर बाबा जान को पकड़ाई। फिर इसे देखकर बोले, वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ। और वो आकर बाबा जान की तरफ बैठ गई। दादा जान, केक काट ले। क्या बाबा जान, बच्चे केक काटने को कह रहे हैं। आपके जरा से ध्यान से उन्होंने अपने आसपास देखा। तानिया हाथ में छुरी लिए मुंतजिर सी इनके साथ बैठी थी, जबकि मरियम दूसरी तरफ थी और उमेर और उजैर सामने बैठे थे। सबकी तरफ देखकर पूछा, नूरुल हुदा नहीं आया? नहीं, वो अब तो 12 बजने वाले हैं दादा जान, केक काट लीजिए। हाँ, और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है। तानिया की बात पर बरसों पहले किसी का कहा जुमला शिकस्ता में इनके लब से अदा हुआ था। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इतवार का दिन था। फायजा कुछ देर पहले जागी थी और अभी नाश्ते से फारिग हुई थी कि इसे मुलाजमा ने तानिया की आमद के बारे में बताया। वो फौरन ही ड्राइंग रूम में चली आई। मुझे शयान के घर ले चलो। सलाम दुआ के बाद जो पहली बात तानिया ने कही वो यही थी। वो गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, तुम बैठो, चाय आती होगी, फिर बात करते हैं। इसने फायजा का बाजू गिरफ्त में लेकर कहा। फायजा, मुझे शयान से मिलना है, अभी और इसी वक्त। फायजा ने गहरा सांस खींचते हुए इसे अपने साथ बिठा लिया। इसे टेनिस होते हुए देखकर तानिया ने पूछा, क्या बात है? शयान कराची में नहीं है। तवक्कुफ के बाद वो फिर बोली, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और 3 दिन पहले वो अपना चार्ज संभाल कर सक्खर जा चुका है। तानिया के लिए इतला इस कदर गैर मुतवक्का थी कि वो काफी देर तक कुछ बोल ही ना सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद इसने बेयकीनी से कहा, वो मुझसे मिले बगैर चला गया? फिर उसने शाक की नजरों से फायजा को देखा, और तुमने भी मुझे अनजान रखा? मुझे ऐसा करना पड़ा। वो जल्दी से सफाई देते हुए बोली, जब आज की एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन इसकी पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए थे, मगर शायान ने मुझे मना कर दिया था कि तुम्हें ना बताऊं। फिर जब मैंने इससे कहा कि तुम इससे बात करना चाहती हो तो इसने कहा कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, मगर मुझे वो काफी अपसेट लग रहा था। फायजा चुप हुई तो तानिया ने कहा, बात नहीं कर सकता, मगर क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि वो मुझसे बात ना करे। तुमने इससे पूछा नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है? तानिया अब भी हैरान थी। फायजा से इसकी तरफ देखा ही नहीं गया। सर झुकाकर बोली, पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, तो मैंने सोचा शायद तुम दोनों में अनबन हो गई होगी। हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ। तानिया ने फौरन तरदीद की। इम्पॉसिबल, फायजा ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ तो बात हुई होगी, बिना किसी बात के वो ताल्लुक क्यों खत्म करेगा? उसने तुमसे कुछ तो कहा होगा। यकीन करो फायजा, कोई बात हुई ही नहीं। वो परेशान सी होकर चुप हो गई, फिर जैसे याद आने पर बोली, लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। क्या? फायजा को तजस्सुस हुआ। पता नहीं। तानिया ने जानबूझकर ये बात छुपा ली कि इसके ख्याल में शायान उस दिन उसे प्रपोज करने वाला था। वो कहने ही वाला था कि तुम और अंकल वहां आ गए। फिर वो कोई बात किए बगैर अचानक ही चला गया। वो रुकी, फिर तल्ख से हंसी के साथ बोली, वो तो हमेशा ही कुछ कहे बगैर चला जाता है। मुलाजमा इसी वक्त चाय की ट्रॉली के साथ अंदर आई तो दोनों चुप कर गईं। मुलाजमा के जाने के बाद फायजा ने चाय का कप उठाकर तानिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहना शुरू किया, पर तानिया, तुम शायान की तरफ से पहल का इंतजार क्यों करती रही? खुद से क्यों न कह दिया? दोनों हाथों से कप पकड़े वो बेबसी से बोली, कैसे कह देती, जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तुम तो इससे मोहब्बत करती हो ना, क्या ये काफी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। मैं अब चलूंगी। फायजा ने इसे रोकना चाहा लेकिन वो ठहरी ही नहीं।
فائزہ اسے باہر تک چھوڑ آئی۔ تانیہ کا رکا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پل صراط پر کھڑی رہو گی، تکلیف میں رہو گی، یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ۔ ٹھہرنا مت، ٹھہرنے والے کا پور زخم بن جاتا ہے۔ وہ چھپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگ ہی کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن میں بالوں میں لگاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کاٹ دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس پکا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ، اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھوستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا۔ پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نمٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں؟ تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا۔ رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا نہیں چاہتے۔ اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کوریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی؟ وہ سر جھٹک کر بولی، ہاں آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کو سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے، اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر اچانک ہی ان کے لیے چہرے سے بے حسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی سٹیپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ البتہ ان کی فگر پر عمر کا کچھ خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی روح نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔
इन दोनों लोगों को साथ देखकर तानिया के दिमाग में एक ही बात आती थी, मेट फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे फौरन ही दबाते हुए इसने मरियम से कहा, मामा मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। हाँ मुझे याद है, वो बोलकर फिर रुकी, फिर कुछ सोचा, फिर आखिर इसने मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें आंसर कैसा लगता है? इसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। जैसा है वैसा ही लगता है, इसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ, कैसा है? वो जोर देकर बोली। मुझे क्या मालूम, इसने पहलू तही की। मालूम क्यों नहीं? आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही खत्म हो गई, जब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वेंडर है। और अगर वो मेरे लिए कुछ है भी तो बस तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो इसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भरकर कह ही दिया, अंसर ने तुम्हें प्रपोज किया है। खुद वो हैरान हुई। मुझसे तो अरूसा ने ही बात की है, मगर जाहिर है बेटे की मर्जी से ही की होगी। वो खामोश बैठी रही। वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाजत मांग रही है। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है, मगर जाहिर है आखिरी फैसला तुमको ही करना है। सोच समझकर जवाब देना मामा। लेकिन इसने कुछ बोलना चाहा, पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो इस बार कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी। मामा प्लीज इस जिक्र को अभी रहने दें, इसने कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है ये सवाल इससे जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल, वो बोली। और जब मैं 24 साल की थी तो तुम मेरी गोद में थी। वो रुककर इसकी फक होती शक्ल देखकर बोली, इसने पहले भी तुमसे कहा और अब फिर कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है तो खुलकर कह दो। मुझे या किसी भी दूसरे शख्स को कोई इतराज नहीं होगा। इसकी आंखों में एकदम ही शयान का चेहरा उभर आया, तो इसने सख्ती से पलकें बंद की, फिर खोल कर उन्हें देखा। अगर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है बेटा, तो मैं कहूंगी तुम्हारे लिए अंसर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तवक्कुफ किया, फिर प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरने लगी। तानिया ये वक्त जो इस पल तुम्हारे हाथ में है बहुत खूबसूरत है, इसे ना गंवाओ। मैं जाऊं? कुछ देर बाद इसने हल्के से पूछा। हाँ जाओ, उन्होंने इजाजत देते हुए कहा। इनके पास से उठकर वो दादा जान के पास आ गई। तुम गई नहीं? वो खिलाफे मामूल इस वक्त इसे घर में देखकर हैरान हुए। बस जा ही रही हूँ, फिर बेड पर इनके बराबर टिकते हुए बोली, जहां वो नीम दराज थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देखकर ठीक हो गई है, वो कजन मुस्कुराई। अजहर फारूकी कुछ झिझके फिर पूछा, नूरुल हुदा अभी घर पर है? नहीं, वो ऑफिस जा चुके हैं, आहिस्ता से कहकर इसने इनका हाथ चूमकर कहा। आई लव यू दादा जान। वो जानती थी कि ये अल्फाज इनकी तकलीफ का नैमुल बदल नहीं हो सकते, फिर भी वो मुस्कुराए तो इसे हौसला हुआ। फिर इन्हें अल्लाह हाफिज कहकर वो बाहर पोर्च में आ गई। अपनी कार रिवर्स कर रही थी कि डॉक्टर सिराज बैक व्यू मिरर में गेट से अंदर आते दिखाई दिए। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही खिड़की से सर निकाल कर बोली, डॉक्टर साहब आप इस वक्त? इसे ठीक वक्त पर आए हैं, आज दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो खिड़की के पास आकर झुकते हुए बोले, हर मंगल को मुझे कर्नल साहब को चेकअप के लिए आना ही था, और आज भी मैं शाम को आने ही वाला था, पर फारूकी साहब का फोन आया कि कर्नल साहब की तबीयत नासाज है, तो मैं सुबह आ गया। आपको पापा ने फोन किया है? वो खुशगवार हैरत से बोली। हाँ अच्छा। वो हंसी। ये बात दादा जान को जरूर बताइएगा। बता दूंगा, वो नासमझी से बोले। और तानिया इन्हें हैरान छोड़कर अपनी कार निकाल ले गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में कितनी तेजी से बदलते जा रहे हैं। यूं ही कैलेंडर को देखते हुए तानिया को एहसास हुआ कि शायान को शक्कर गए 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे, और इस तमाम अरसे में शायान की सूरत देखना तो दूर, इसने शायान की आवाज तक नहीं सुनी थी। हालांकि इसका दिल बहुत चाहा कम से कम एक बार तो इसे फोन कर ले, मगर इसने सख्ती से खुद को रोक लिया। वो इतनी अर्जा भी नहीं थी। इंटरकॉम की बीप पर इसका ध्यान बटा था। हेलो, इंटरकॉम का बटन प्रेस करते हुए इसने कहा। मैडम मिस फायजा आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ अंदर भेजो, और चाय भी। फायजा के नाम पर वो सीधी होकर बैठ गई। तानिया हैरान होकर फायजा के यूं ऑफिस आने की वजह सोचने लगी। चंद लम्हों बाद फायजा एकदम से इसके ऑफिस का दरवाजा खोले अंदर आई और आते ही बोली, शायान के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। तानिया कितनी ही देर कुछ बोल ना सकी, फिर कोशिश करके इसने खुद को हिलने पर आमादा किया।
वो ठीक है, समझो जान बची है। फायजा खुद भी परेशान नजर आ रही थी। ये भी बड़ी बात है, तानिया ने इसे दिलासा देने को कहा, फिर पूछा, अब इनकी कंडीशन कैसी है? अभी तो सुबह इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, परसों रात से तो आईसीयू में थे। तानिया को ख्याल आया कि वो जब से आई है खड़ी है। अच्छा बैठ तो जाओ। नहीं, वो इसी तरह खड़ी रही। मैं अस्पताल जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हारा ऑफिस आया तो सोचा तुम्हें इतला कर दूं। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तानिया ने जल्दी से कहा। फिर इंटरकॉम पर तारिक साहब को बैठने का कहकर अपने सामने खुली फाइलें समेटने लगी। यस मैडम, जरा देर में एक उधेड़ उम्र साहब ऑफिस में थे। तारिक साहब, ये फाइल मैंने देख ली है, जैसे ही पापा फैक्ट्री से आए साइन करवा लीजिएगा, और ये कोटेशन सुप्रीम कोर्ट कॉर्पोरेशन को आज ही फैक्स हो जानी चाहिए। और अगर पापा मेरा पूछे तो कह दीजिएगा जरूरी काम से गई हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी। जल्दी जल्दी बोलते हुए इसने 2 फाइलें इनको पकड़ाई, फिर बैग का स्ट्रिप कंधे पर डालकर मोबाइल और चाबियां उठाती फायजा को अपने पीछे आने का इशारा करती ऑफिस से निकल गई। फायजा के बैठते ही इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कौन से अस्पताल में है? आगा खान, सड़क पर आते ही तानिया ने पूछा था, और फायजा के जवाब पर वो खामोशी से ड्राइव करने लगी। मगर कुछ याद आने पर, शायान को पता है, अंकल को हार्ट अटैक हफ्ते की रात को हुआ था, और शान हर वीकेंड पर कराची आता ही है। अंकल को अस्पताल भी वही लेकर गया था। तानिया ने हैरत से इसे देखा। शायान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ, फायजा ने इसके लहजे पर ध्यान दिए बगैर कहा। बहुत परेशान है बेचारा, मुझे तो डर है कहीं खुद बीमार ना पड़ जाए। अंकल से मोहब्बत भी तो बहुत करता है। परसों रात से हॉस्पिटल में है, एक पल के लिए नहीं सोया, न खाने पीने का ही कुछ होश है। वो शायान का अहवाल क्या सुनती? अभी तक इसकी हैरत ही खत्म नहीं हुई थी। फायजा जरा देर को खामोश हुई तो इसने फिर से पूछा, फायजा, क्या वाकई शायान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ बाबा, हर वीकेंड पर आ। वो तानिया की बार बार की तकरार से उलझ गई। अगर कोई जरूरी काम हो तो और बात है, वरना वो अपनी रूटीन नहीं बदलता। कमाल है, वो विंड स्क्रीन के पार देखकर बोली। फायजा को यकदम ख्याल आया और वो तेजी से इसकी तरफ मुड़ के बोली, क्या वो तुमसे नहीं मिलता? तानिया ने तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिला दिया। फोन तो करता होगा। इस बार तानिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फायजा चुप सी हो गई। वाह शायान साहब, पास थे तो जलाते थे, दूर गए तो राख कर डाला। इस पर क्या शान बेनियाजी है कि मुड़कर कभी खबर तक न ली। मगर क्या मेरे रत जगे इतने ही बेअसर थे कि तुम्हारी नींद ना उड़ा सके? इसकी आंखों में चुभन बढ़ने लगी तो इसने डैशबोर्ड पर रखे सनग्लासेस उठाकर आंखों पर चढ़ा लिए। चोट तो लग चुकी, अब जख्म दिखाने का क्या फायदा? गाड़ी अस्पताल के सामने रुक गई। फायजा ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला, उतरने लगी तो ध्यान आया वो अभी तक अपनी सीट पर है और इसने इंजन भी बंद नहीं किया। तो पलट कर पूछा, तुम अंदर नहीं आओगी? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, वो बदस्तूर सामने देखते हुए बोली, और फायजा के उतरते ही वो जन्नाटे से गाड़ी भगा ले गई। काफी देर तक बेमकसद शहर की सड़कों पर गाड़ी भगाने के बाद भी खून के उबाल में कमी नहीं आई तो थक कर इसने घर के रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। घर में दाखिल होते ही इसकी नजर मुलाजमा पर पड़ी तो इसे पुकार कर कहा, खतीजा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर वो रुकी नहीं और सीधी अपनी रूम में आ गई। जज्बाती टूट फूट के बाद इसके असाब शिकस्ता होने लगे थे। इस पर हिजान तारी था। दरवाजा लॉक करके इसने हाथ में पकड़ी हर चीज बेड पर फेंकी और खुद कारपेट पर घुटनों के बल गिर पड़ी। होले होले ररसते हुए खुद कलामी कर रही थी। मेरा एतबार तोड़ने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी शयान। अगर कोई वजह होती तो तुम मुझसे लड़ते, मुझे इल्जाम देते, मगर तुम तो बिना कुछ कहे ही पलट गए, लफ्जों का आसार दे जाते। मैं कब तक तुम्हारी खामोशी सुनूं? कुछ तो बोला होता शयान। मैं समझा लेती खुद को, तुमने धोखा दिया है, मगर अब क्या करूं? खुद को कैसे समझाऊं? अब इसकी आवाज बुलंद होती जा रही थी। दर्द से फटते अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े इसका गला रुंध गया था। कसूर तुम्हारा नहीं, गलती मेरी है। मैंने क्यों तुम पर एतबार किया? मैंने क्यों तुमसे मोहब्बत की? क्यों मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? जब साथ ही नहीं देना था तो तुम क्यों मेरे पास आए? अगर जाना ही था तो मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में आने का तुम्हें क्या हक था? पास आकर दूर जाने का, झलक दिखाकर छुप जाने का खेल बहुत बार खेला होगा। वो अब चिल्ला रही थी। बहुत सौ को तड़पाया होगा, बहुत होंगी जो तुम्हारे लिए रोती होंगी, मगर मैं तानिया फारूकी हूँ।
ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ، مجھے تڑپنا دیکھتے کہ تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان، نہ میں تڑپوں گی نہ روؤں گی، تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر پیشانی گھٹنوں سے ٹھکا کر گٹری بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندے منہ کارپیٹ پر سمیٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ ہی وقت سے ہی صحیح مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ڈراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پسماندگی تو کم ہو گئی تھی، مگر جلدی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ ہی گئی۔ عمیر عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی، اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پر وہی کھویا ہوا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھر آتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائے کہا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا۔ پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کی دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں، فوراً سیدھا ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتی بولی۔ کہیں؟ وہ ہمتن گوش ہوئی۔ بات تو کوئی نہیں ہے، پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ کہتی ہے شادی نہ صحیح منگنی تو کی جا سکتی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے اس کی بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے۔
और क्या पता एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बंद कर शादी का फैसला तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाए। फिर इसे छुप कर देख कर बोली, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मामा, वो हंसी। पुल से रात पर ठहरूं या हट जाऊं, कुछ हासिल नहीं होगा, पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊं तो सब गंवा दूंगी, मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही, लेकिन जिंदगी कुछ अता तो करेगी, पर नफा किस में है और नुकसान कहाँ, हिसाब करूंगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो, वो खाक भी ना समझी। तानिया इन्हें देखकर मुस्कुराई। आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूं? हाँ, मैं सोच कर जवाब दूंगी। पत्थर में जोंक तो लगी उसकी बात पर मरियम निहाल हो गई। बस अब चाहे तुम कुछ भी जवाब दो, मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया इन्हें खुश देख कर शर्मिंदा हो गई। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए इनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी ही देर तक वो इसे खुद से लिपटा कर प्यार करती रही। उसने कह तो दिया कि सोचेगी, फिर सोचने की कोशिश में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया, उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी और इसे अपने बराबर बैठे उमेर को देखकर इसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था, जिसका मतलब था इसे कॉलेज से आए काफी देर हो चुकी थी। तानिया को यकीन नहीं हुआ कि वो पिछले 3-4 घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की है या फिर पापा की। आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाजें दे रहा हूँ मगर आप हैं कि कुछ सुनती ही नहीं। वो मैं कुछ सोच रही थी, वो उठते हुए बोली। उज़ैर कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार कर रहा है और दादा जान भी वही है। चलो फिर। वो डाइनिंग रूम में आ गई। उसे भूख नहीं थी, पर सबका साथ देने को उसने थोड़ी सी चावल प्लेट में निकाल लिए। आप ही सुबह बता दिया होता आप छुट्टी करने वाली हैं। मैं कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। वो उज़ैर के तासुब से बोलने पर बोली तो उमर हंसा। यूं भी इसके साथ पूरा दिन बिताना आसान नहीं था। वो तो मेरी ही हिम्मत है जो इसे झेल लेता हूँ दादा जान। तानिया और उमर हंसने लगे तो वो मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में बोला, तुम दोनों क्यों हर वक्त इसे छेड़ते रहते हो? इसकी दाद रसी में दादा जान जरा रौब से बोले तो मैं झट से बोला, हमें छेड़ने की क्या जरूरत है, ये पैदाइशी छिड़ा हुआ है। और फिर तानिया के साथ मिलकर हंसने लगा। बात सही थी, इसलिए अजहर फारूकी भी मुस्कुराए तो उज़ैर बेचारा और रुहासा हो गया। रोते नहीं बेटा, तुम इन नामाकूलों को छोड़ो और खाना खाओ। उन्होंने इसे पुचकारते हुए निवाला इसके मुंह में रखा तो वो सचमुच बहलकर खाने लगा। देखा, तुम तीनों में एक उज़ैर ही है जो सीधा और मासूम है, और तुम दोनों हर वक्त इसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते हो। उज़ैर ने यूं गर्दन अकड़ा कर देखा जैसे अजहर फारूकी ने इसे कोई एजाज बख्शा हो, और इसकी इस हरकत पर वो दोनों और भी हंसने लगे। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यू नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए आने वाले दोस्तों से भी मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि एक नॉवेल का अगला हिस्सा आपको जल्दी से मौसूल हो जाए।